आर्ट गैलरी में बड़ी ही सुंदर और अलग-अलग तरह की पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगी हुई थी और सीमा को पेंटिंग्स का इतना शौक था कि वो तो बस देखने के लिए बेताब हो रही थी। उसे जैसे किसी ने अंदर से खींच लिया हो। वो बड़ी जल्दी में सीढ़ियों की तरफ दौड़ती हुई चली जा रही थी, मानो अगर देर हुई तो कोई दूसरी चीज छूट जाएगी और वो सब कुछ देख नहीं पाएगी। जैसे ही वो तेजी से ऊपर चढ़ रही थी, तभी सामने से एक नौजवान तेज कदमों से आ रहा था और वो अचानक उससे जा टकराई। दोनों के बीच एकदम टक्कर हो गई, जिससे उस नौजवान के हाथ में पकड़ा हुआ क्ले से बना छोटा सा स्टैचू, जो वो बड़े प्यार से लेकर चल रहा था, अचानक हाथ से छूट गया और जमीन पर गिरकर बिखर गया। उसकी टूटी हुई शक्ल को देखकर सीमा घबरा गई और डर के मारे उसके चेहरे का रंग बदल गया। वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तभी उस नौजवान ने नाराज होकर कहा, अरे भाई, आंखें नहीं है क्या? ऐसे चल रही हो जैसे तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता हो। कहीं भी घुस जाओ, देख के नहीं चल सकती क्या? ये सुनकर सीमा डर गई, लेकिन उसने संभलते हुए कहा, सॉरी, माफ कर दीजिए, मैं जल्दी में थी और ध्यान नहीं रहा। आप भी तो ऐसे अचानक सामने आ गए थे, तो आपको भी देखना चाहिए था। उस नौजवान के हाथ में एक स्टिक थी, जिससे वो अपने रास्ते को टटोल रहा था और उसकी आंखों पर काला चश्मा लगा हुआ था, जिससे साफ पता चलता था कि वो देखने के काबिल नहीं है। फिर भी उसकी आवाज में गुस्से की झलक थी। वो बोला, आपने आंखें तो रखी हैं, लेकिन देखने की जहमत ही नहीं की। मैं तो वैसे ही अंधा हूँ, फिर भी लोग मुझे रास्ता दिखाने की जगह खुद ही रास्ता भूलकर टकरा जाते हैं। ये कहकर वो वहीं सीढ़ियों में बैठ गया और धीरे धीरे गिरा हुआ क्ले उठाने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, पर फिर भी वो टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर सीमा का दिल अंदर से पिघल गया और उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसकी वजह से किसी को परेशानी हुई है। उसने खुद को कोसा कि काश वो ध्यान से चलती और ऐसा नहीं होता। फिर बिना देर किए वो भी उसके पास बैठ गई और टूटे हुए क्ले के टुकड़े उठाने लगी ताकि उसकी मदद कर सके। उसने बहुत नरमी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सच में नहीं जानती थी कि आप देख नहीं सकते, वरना मैं बिल्कुल ध्यान रखती। मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई, उसके लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उस नौजवान ने उसके ऐसे अपनेपन से भरे शब्दों को सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, कोई बात नहीं, ऐसे हादसे हो ही जाते हैं, आप परेशान मत होइए, जो होना था हो गया, अब जितना बन पड़े मदद कर दीजिए। दोनों वहीं बैठकर टूटे हुए हिस्सों को धीरे धीरे समेटने लगे, मानो उनकी अनजानी मुलाकात एक नई दोस्ती की शुरुआत बन गई हो। वो गिरी हुई सारी क्ले उठाकर उसी प्लेट में रख चुका था जिस पर उसने अपना बनाया हुआ स्टैचू रखा था। सीमा ने उसे देखकर कहा, जब आपको दिखाई ही नहीं देता तो आप ये सब कैसे मैनेज कर लेते हैं? वो मुस्कुराकर बोला, हो जाता है, भले ही मेरी आंखें नहीं हैं, लेकिन एहसास तो है ना, टच करके मैं सब समझ लेता हूँ। इतना कहकर वो अपनी लकड़ी की स्टिक की मदद से बाकी की सीढ़ियां धीरे धीरे उतरने लगा। सीमा का दिल उस पर तरस खाकर भर आया, जैसे उसके लिए एक हमदर्दी का एहसास पैदा हो गया हो। वो चुपचाप उसे देखती रही, फिर बिना कुछ कहे वो ऊपर चली गई। वहां काफी पेंटिंग्स लगी थीं, उनमें से कई उसे बहुत पसंद आई। उसने 2-3 पेंटिंग्स तो वहीं पर खरीद भी ली। अपनी सारी जेब खर्च वो उन्हीं खूबसूरत पेंटिंग्स को खरीदने में लगा देती थी, क्योंकि उसे शुरू से ही चित्र बनाने और देखने का बहुत शौक था। कुछ दिनों के बाद उसकी उस नौजवान से दूसरी बार मुलाकात मेन रोड पर हुई। उस दिन वो एक आर्ट इंस्टीट्यूट में दाखिला लेने गई थी ताकि पेंटिंग सीख सके। जब बाहर आई तो देखा मेन रोड पार करते हुए कुछ ही दूरी पर वही लड़का खड़ा था। वो कभी स्टिक की मदद से सड़क पार करने की कोशिश करता और कभी डर कर पीछे हट जाता। उस समय गाड़ियां बहुत तेज रफ्तार से जा रही थीं और उसे सड़क पार करने में डर लग रहा था। सीमा को उसकी ये हालत देखकर दया आ गई। वो तुरंत उसके पास गई और बोली, आइए, मैं आपको सड़क पार करवा देती हूँ। पहले तो वो लड़का हिचकिचाया, फिर उसने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। सीमा ने उसका हाथ थाम लिया और उसे धीरे धीरे सड़क पार करवा दिया। सामने ही एक कैफे एरिया था, शायद वो वहीं पर जाना चाहता था। वहां पहुंचते ही लड़के ने कहा,
बहुत बहुत शुक्रिया। वो पास की एक मेज के करीब गया, कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसी वक्त वहां का वेटर आया और पूछा, क्या खाइएगा? लड़के ने कहा, एक सैंडविच दे दो। सीमा उसे देखती रही। उसके मन में उसके लिए बहुत अफसोस और दया उमड़ आई। वो लड़का खुश मिजाज दिखता था। उसके कपड़ों और चाल ढाल से लगता था कि वो किसी अच्छे घर से होगा। सीमा भी एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। उसे शुरू से ही पेंटिंग्स में बहुत दिलचस्पी थी। स्केचिंग भी वो काफी अच्छी कर लेती थी। पता नहीं क्यों वो लड़का उसके मन को छू गया था। वो चुपचाप बैठा सैंडविच खा रहा था। उसकी आंखों पर अभी भी वही काला चश्मा था। सीमा ने अपने आप को झटका और बिना देर किए फिर से सड़क पार करके अपनी गाड़ी में बैठ गई और वहां से चल पड़ी। कुछ समय बाद सीमा की उस लड़के से तीसरी मुलाकात उसी आर्ट इंस्टीट्यूट में हुई, पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो लड़का यहाँ आता क्यों है। उसे तो दिखाई ही नहीं देता, तो फिर वो पेंटिंग कैसे बना सकता है? जब भी सीमा की उसकी तरफ नजर पड़ती तो उसके मन में और भी ज्यादा जिज्ञासा बढ़ जाती। कभी उसके हाथ में स्केच बुक होती और कभी क्ले से बने हुए पुतले। एक दिन वो लड़का उस इंस्टीट्यूट से बाहर जा रहा था। उस समय सीमा की क्लास खत्म हो चुकी थी और वो भी बाहर आ रही थी। उसने उसे आवाज देकर कहा, सुनिए, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पर वो लड़का स्टिक की मदद से तेज तेज कदम उठाकर बाहर निकल गया। सीमा भी जल्दी से बाहर आई और उसके पीछे जाकर बोली, मैं आपसे बात कर रही हूँ। ये सुनकर लड़के के कदम रुक गए। उसने कहा, मुझसे? क्यों? मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप? सीमा ने कहा, मैं वही हूँ जिसने आपको सड़क पार करवाया था। लड़के ने जवाब दिया, मुझे तो कई लोग सड़क पार करवा देते हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। सीमा ने कहा, वही जिसकी एक बार आपसे आर्ट गैलरी में सीढ़ियों के पास टक्कर हो गई थी। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन फिर भी मैंने आपको नहीं पहचाना, क्योंकि मेरी अक्सर ही किसी न किसी से टक्कर हो ही जाती है। मैं तो अंधा हूं ना। सीमा ने फिर पूछा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? लड़का हंसते हुए बोला, पिछले 1 मिनट से तो आप मुझसे बात कर ही रही हैं। अपना कम से कम परिचय तो दीजिए। सीमा ने कहा, मेरा नाम सीमा है। मैं यहाँ आर्ट इंस्टीट्यूट में पेंटिंग सीखने आती हूँ, लेकिन मैंने आपको यहाँ कई बार देखा है। लड़के ने कहा, हाँ, मैं भी यहाँ क्ले से स्टैच्यू बनाता हूँ। ये सुनते ही सीमा को बड़ी हैरत हुई। वो बोली, आप ये कैसे बना सकते हैं? आपको तो दिखाई ही नहीं देता। फिर आप किसी का चेहरा कैसे बना सकते हैं? लड़के ने शांत स्वर में कहा, एहसास से। मैं किसी को भी छूकर उसका स्टैच्यू बना सकता हूँ। ये सुनकर सीमा का तो मानो दिमाग ही चकरा गया। वो बोली, मैं तो यकीन ही नहीं करती कि कोई बिना देखे किसी का चेहरा छूकर उसका स्टैच्यू बना सकता है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन बात लगती है। वो नौजवान कहने लगा कि मैं बना सकता हूँ। अगर आपको बनवाना हो तो बता दीजिएगा। मैं पैसे थोड़े ज्यादा लेता हूँ, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट बनाता हूँ। ये सुनकर सीमा को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्या कोई ऐसा भी है जो इतनी बात बताकर भी सीधा साधा रहे और फिर भी काम में इतना पक्का हो। वो मुस्कुराई और बोली, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मेरी मूरत बनाए तो क्या बनाएंगे आप? तो नौजवान ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं, मैं लड़कों की ही मूर्तियां बनाता हूँ। और ये कहते हुए वो आगे की तरफ कदम बढ़ा चुका था। इस बार उसने सड़क खुद क्रॉस की थी, क्योंकि सड़क पर भी भीड़ कम थी। फिर सामने वाले कैफेटेरिया में जाकर बैठ गया। सीमा के लिए वो नौजवान किसी उलझी पहेली के जैसा था। भला ऐसा क्या राज है उसमें कि जिसे खाने पीने चलने फिरने में कुछ भी दिखाई नहीं देता और फिर भी वो किसी के पूरे चेहरे की मूर्ति बना लेता है। ये सोचकर सीमा हैरान भी हुई और जिज्ञासु भी। खैर, वो उस दिन अपने घर चली गई, मगर पूरा दिन बस उसी नौजवान के बारे में सोचती रही। जितना उसके बारे में सोचती उतनी ही उसकी दिलचस्पी बढ़ती चली गई और उसकी जिज्ञासा उसके मन में एक तरह का हल्का सा बेचैनी बनकर पलने लगी। अगले दिन जब वो इंस्टीट्यूट पहुंची तो वही नौजवान उसे फिर से दिखा, स्टिक लेकर ऊपर की मंजिल की तरफ जाता हुआ।
सीमा ने धीरे धीरे उसके पीछे चलना शुरू किया। ऊपर एक बड़ा हॉल था जहाँ कई लड़के लड़कियां मिट्टी से मूर्त बनाने में लगे हुए थे और वही लड़का भी वहां था। सीमा को ये देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि वो किस तरह बिना देखे ही मूर्त बना रहा है। उसने देखा कि एक लड़के को सामने बैठाया हुआ था और उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर घिसते हुए, छूते हुए एक एक नैन नक्श को महसूस करके मूर्त बना रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हाथों में कोई चुंबक हो और वो भाव रहित आंखों से भी सब कुछ समझ ले रहा हो। इतनी निपुणता देखकर सीमा ने सोचा, क्या सच में ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उसकी क्लास शुरू हो गई तो वो वापस चली आई, लेकिन पेंटिंग सीखते हुए भी उसके मन में वही नौजवान चकराता रहा। शायद अंदर ही अंदर ये बात उसे परेशान कर रही थी कि आखिर बिना देखे कोई इतना परफेक्ट मूर्त कैसे बनाता है। जब उसकी क्लास खत्म हुई और वो इंस्टीट्यूट से बाहर आई तो वही नौजवान सामने बने कैफेटेरिया पर सैंडविच खा रहा था। सीमा उसके पास चली गई। कुर्सी खींचकर उसके सामने बैठते ही उसने टांग खींचने के लिए खुद ही बनते हुए पूछा, कौन कौन है जो मेरे सामने बैठा है। नौजवान ने उसे पहचानते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, तुम ही तो हो। और सीमा ने हंसकर कहा, हाँ मैं ही तो हूँ सीमा। तो लड़के ने थोड़ा और मुस्कुराकर कहा, वही जिसने मुझे सड़क पार करवाया था। सीमा की मुस्कान और हल्की सी शर्म मिली जुली थी। उसने कहा, जी हाँ, आपने मुझे पहचान लिया। तो नौजवान ने कहा, अब आपकी आवाज भी पहचान में आने लगी है मुझे। जी कहिए। सीमा ने निडर होकर कहा, मैं चाहती हूँ कि आप मेरी मूर्त बना दें। ये सुनते ही नौजवान का हाथ अचानक रुक गया। उसने कहा, देखिए मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं लड़कियों की मूर्ति नहीं बनाता। सीमा ने हैरानी से पूछा, क्यों? लेकिन उस पर नौजवान ने कोई सीधा सा जवाब नहीं दिया, बस थोड़ी ठंडी सी मुस्कान देकर कहा, आप जानती हैं मैं देख नहीं सकता। मुझे मूर्त बनाने के लिए एहसास की जरूरत होती है और मैं अपनी उंगलियों से दूसरे के चेहरे के नैन नक्श को महसूस करके ही मूर्त बनाता हूँ। मुझे आपकी सूरत को, आपकी हंसी को, आपकी पलकों की रफ्तार को और आपकी मुस्कुराहट के हल्के से घुमाव को भी छूना पड़ेगा और किसी लड़की को इस तरह से छूने का मुझे हक महसूस नहीं होता। ये मेरे लिए ठीक नहीं है। ये सुनकर सीमा कुछ देर बिल्कुल खामोश रह गई। उसकी बात में सच्चाई थी और सीमा के भीतर किसी अंदरूनी जगह पर सहानुभूति जगी। नौजवान ने फिर सैंडविच का एक टुकड़ा लिया और फिर से खाने लगा जैसे उसने कोई भारी बात कही हो और अब सूरज फिर से सामान्य ताप पर आ गया हो। सीमा ने धीरे से पूछा, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकती हूँ? नौजवान के हाथ फिर से रुके। उसने कहा, मुझसे दोस्ती? सीमा ने आंखों में स्पष्टता रखकर कहा, हाँ आपसे दोस्ती, क्यों नहीं? पर नौजवान ने मुंह पर एक अजीब सी बेबाकी रखकर कहा, मैं लड़कियों से दोस्ती भी नहीं करता। सीमा ने परेशान होकर कहा, क्यों? और उसने कहा, बस मैं नहीं करता, क्योंकि कोई भी रिश्ता जैसा गहरा होता जाता है उतनी ही तकलीफ देता है और हम जैसे लोग जो बहुत जज्बाती होते हैं अपनी भावनाओं को कभी कागजों पर, कभी मिट्टी की मूर्तियों पर बड़े अलग अंदाज में सजाते हैं। हम सब कुछ दिल से लेते हैं और जब रिश्ते टूटते हैं तो इसमें बहुत दर्द होता है जो मैं सह नहीं पाता। सीमा उस नौजवान की उलझी हुई बातों को समझने की कोशिश करने लगी। वो बोली, मैं समझी नहीं। तो उसने धीमे से कहा, मुझे रिश्ते टूटने का बहुत डर है। मैं इसीलिए किसी रिश्ते को बनाकर रखने या किसी से जुड़े रहने के हक में नहीं हूँ। कल अगर आप दोस्ती करोगी तो बातें होंगी, फिर अचानक किसी वजह से आप दूर हो जाओगी या आप मुझे छोड़ दोगी तो मुझे बहुत दर्द, बहुत ज्यादा लगेगा और मैं उसे सह नहीं पाऊंगा। फिर उसने जल्दी से जोड़ते हुए कहा, मेरी बात को गलत मत समझो। मैं किसी को नीचा दिखाना या दबाना नहीं चाहता। बस मुझे रिश्तों के टूटने से इतना गहरा आघात होता है कि मैं अपने आप को औरों के करीब आने से रोक लेता हूँ। जैसे जैसे सीमा उससे बातें करती गई, उसकी दिलचस्पी और भी ज्यादा बढ़ती चली गई। उस नौजवान की अंदरूनी संवेदनशीलता में कुछ अलग, कुछ कच्चा और कुछ सच्चा सा दिखा और उसने ठान लिया कि शायद यही वजह है कि वो उसे और भी ज्यादा जानना चाहती है।
इसलिए उसने निश्चय करते हुए कहा, नहीं, हम हमेशा दोस्त रह सकते हैं। और उसकी आवाज में एक तरह का भरोसा था, एक तरह की ठोस इच्छा थी कि वो धीरे धीरे उसके अंदर के डर को दूर कर दे। इस बात पर वो हल्का सा मुस्कुराया और कहने लगा, ये बात आप अभी कह रही हैं, लेकिन कल को जब आपकी शादी हो जाएगी तब शायद आप ये ना कह पाएं, क्योंकि आपका पति आपके किसी भी खास दोस्त को, खास तौर पर एक मेल फ्रेंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इस बात पर सीमा हंसकर बोली, आप एक बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी आपसे कोई भी परेशानी हो सकती है। सीमा बोली, मेरी बस ये ख्वाहिश है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इतना कहकर उसने टेबल पर रखे संजय के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। संजय थोड़ा घबरा गया। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं दोस्ती पक्की समझूं? संजय ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, ठीक है। उस दिन से दोनों की दोस्ती शुरू हो गई थी। संजय ने उसे बताया कि वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा है। उसके पापा का देहांत बहुत पहले हो चुका था और माँ का भी 1 साल पहले निधन हो गया था। अब वो अकेला ही अपने छोटे से घर में रहता है। गुजारा करने के लिए वो मूर्तियां बनाता है और इस इंस्टीट्यूट में भी मूर्तियां बनाकर रखता है। जब उसकी कोई मूर्ति बिक जाती है तो इंस्टीट्यूट वाले उसे पैसे दे देते हैं। इसके अलावा उसकी आमदनी का और कोई साधन नहीं था। सीमा और संजय की दोस्ती में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अब हाल ये हो गया था कि सीमा जब भी इंस्टीट्यूट आती तो सबसे पहले संजय से मिलती, और जिस दिन वो नहीं आता उस दिन उसका पूरा दिन बेचैनी में गुजरता। अगले दिन जब संजय आता तो सीमा उससे नाराज होकर कहती कि तुम क्यों नहीं आए? मुझे बता नहीं सकते थे कि आज नहीं आ रहे? मैं भी नहीं आती। वो हंसकर कहता, बस जरूरी काम था इसलिए नहीं आया। एक बार संजय बोला, मुझे इतनी अहमियत मत दो, मुझे डर लगता है। सीमा ने हैरानी से पूछा, डर? डर क्यों लगता है? वो बोला, बस ऐसे ही। सीमा ने मुस्कुराकर कहा, अब से डरना छोड़ दो। एक दिन सीमा ने कहा, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी आंखें देखूं। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा मन है। इस पर संजय थोड़ा घबरा गया। सीमा ने कहा, अपना चश्मा उतारो। घबराते हुए संजय ने चश्मा उतारा। उसकी हेजल ग्रीन आंखों को देखकर सीमा कुछ पल के लिए जैसे थम सी गई, लेकिन इससे पहले कि वो उसकी आंखों में खो जाती, संजय ने जल्दी से चश्मा वापस पहन लिया। सीमा चौंक गई, फिर संभल कर बोली, संजय, तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। संजय हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्या फायदा ऐसी खूबसूरत आंखों का जो देखने में ही कमजोर हैं। इतना कहकर उसने गहरी सांस ली। सीमा बोली, क्या इसका इलाज नहीं है? संजय बोला, इलाज है, लेकिन बहुत महंगा है। सीमा ने तुरंत कहा, मुझे बताओ, मैं तुम्हारा इलाज करवाऊंगी। संजय बोला, जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पैसे क्यों लूं? क्या मैं तुम्हें बेजिम्मेदार इंसान लगता हूँ? ठीक है, मैं अमीर नहीं हूँ, पैसे की भरमार नहीं है, लेकिन भगवान का शुक्र है मेहनत करके कमाकर खा लेता हूँ। सीमा बोली, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस चाहती हूँ कि तुम भी दुनिया को साफ देख सको। क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता कि तुम मुझे साफ देखो? संजय मुस्कुराकर बोला, मैं वैसे भी तुम्हें देख सकता हूँ, अगर तुम चाहो तो। सीमा को उसकी ये बात समझ में नहीं आई। उसने हैरानी से पूछा, मतलब क्या है? संजय बोला, फिर कभी बताऊंगा। दोनों कैफेटेरिया में बैठे सैंडविच खा रहे थे। सीमा बोली, इस बार बिल मैं दूंगी। संजय ने मना कर दिया और बोला, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई लड़की बिल पे करे। वैसे भी मैं तुम्हें कोई महंगे होटल में तो नहीं लाया कि बिल चुकाने के लिए मुझे अपनी घड़ी बेचनी पड़े। फिर उसने सीमा से कहा, तुम मेरा घर देखोगी? सीमा बोली, क्यों नहीं। इस बार सीमा अपने घर जाने के बजाय संजय को अपनी गाड़ी में बिठाकर उसके घर ले गई। उसका घर छोटा सा था, लेकिन अच्छे इलाके में था। दरवाजा संजय ने खोला। घर बिल्कुल खाली सा लग रहा था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ तो कदम गिनते हुए बोला, यहाँ से 20 कदम पर किचन है और अंदर लॉन्ज से 10 कदम पर मेरा कमरा है। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। सीमा बोली, नहीं, मैं बना लूंगी। लेकिन संजय बोला, मुझे बनानी आती है, बल्कि मैं तो खाना भी बना लेता हूँ। जब भगवान अपने बंदे से कोई एक नेमत छीन लेता है तो उसकी दूसरी ताकतें और तेज कर देता है। ये कहकर वो किचन में चला गया। सीमा लॉन्ज में बैठ गई। वहां उसके बनाई हुई कई मूर्तियां रखी थीं।
वो उठकर उन मूर्तियों के पास चली गई। वहां एक मर्द की मूर्ति थी जो इतनी असली लग रही थी जैसे कोई जिंदा इंसान हो, लेकिन मिट्टी से बनी थी। उन्हीं मूर्तियों में उसे एक लड़की की मूर्ति भी नजर आई। सीमा को हैरत हुई, क्योंकि संजय ने तो साफ कहा था कि वो लड़कियों की मूर्तियां नहीं बनाता, फिर ये किसकी बनाई है? और मुझे तो उसने मना कर दिया था। इतनी देर तक संजय चाय लेकर आ चुका था और अपने कदम बड़े धीरे धीरे रख रहा था। जब सीमा ने पलटकर देखा तो तुरंत उसके हाथ से चाय की ट्रे पकड़ ली और सामने रखे टेबल पर रख दी। संजय सोफे पर बैठ चुका था। वो बोला, वैसे मैं चाय अच्छी बनाता हूँ। सीमा ने मुस्कुरा के कप उठाया, एक घूंट चाय पी और सच में चाय बहुत मजेदार थी। सीमा कहने लगी, तुम तो साफ बोल चुके थे कि लड़कियों के स्टैचू नहीं बनाते, फिर तुमने इस लड़की की मूर्त क्यों बना रखी है? संजय चाय पीते पीते अचानक से चुप हो गया। चेहरे पर गहरी गंभीरता उतर आई थी। वो बोला, कभी ये लड़की भी मेरी दोस्त थी, लेकिन फिर मुझे छोड़कर चली गई। इसीलिए तो मैं डरता हूँ रिश्ते बनाने से, क्योंकि जब कोई रिश्ता बना के छोड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है। उसे तो अब याद भी नहीं होगा कि कभी कोई संजय उसकी जिंदगी में आया था, लेकिन मुझे आज भी सब याद है। सीमा उसकी बात सुनकर और उसकी आंखों में भरे आंसू देखकर चुप नहीं रह पाई। उसने संजय की आंखों से बहते आंसू अपने हाथों से पोंछ दिए। वो बोली, जो तुम्हें भूल गया उसे तुम भी भूल जाओ। वो बोला, सीमा, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल होता है भूल जाना, बहुत तकलीफ देता है। सीमा ने पूछा, क्या तुम्हें उससे मोहब्बत थी? वो बोला, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन जब वो मुझे छोड़कर गई थी तो मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बीमार पड़ गया था। ये तब की बात है जब मेरी माँ जिंदा थी, उन्होंने ही मुझे संभाला था। लेकिन अब अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो ये कहते कहते संजय ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सीमा बोली, मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगी? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। धीरे धीरे सीमा को लगने लगा था कि जैसे वो संजय की मोहब्बत में डूबती जा रही है। वो ये भी जानती थी कि उसके घरवाले कभी भी उसकी शादी किसी ऐसे लड़के से नहीं करेंगे जो देख नहीं सकता। लेकिन उम्र का वो दौर था जब लड़कियों को हवाओं में उड़ने का शौक होता है। मोहब्बत जैसे जज्बात दिल में तूफान की तरह आते हैं और काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो अक्सर संजय के घर जाने लगी। उसके बनाए हुए मूर्त को देखती, उसको पेंटिंग करने के बारे में कई तरह की राय देती और सीमा को हैरानी होती थी। संजय कहता था कि मैं पेंटिंग भी कर सकता हूँ अगर कोई मेरी मदद करे तो। जहाँ सीमा का इंस्टीट्यूट था वहीं से संजय का घर काफी करीब था, इसलिए कई बार ऐसा होता कि वो इंस्टीट्यूट जाने की बजाय सीधे संजय के घर चली जाती थी और फिर उसके साथ मिलकर खाना बनाती, ढेर सारी बातें करती। वक्त का पता ही नहीं चलता था। एक बार संजय ने उससे ऐसी फरमाइश कर दी कि उसके तो होश ही उड़ गए। वो बोला, सीमा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। सीमा बोली, मैं समझी नहीं, तुम मुझे कैसे देख सकते हो? वो बोला, दिल की आंखों से, एहसास से। लेकिन मुझे पता है कि तुम कभी इतनी इजाजत नहीं दोगी। लेकिन उस वक्त तक सीमा संजय की मोहब्बत में पूरी तरह डूब चुकी थी। वो बोली, मैं खुद चाहती हूँ कि तुम मुझे देखो। वो बोला, तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा? सीमा बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा, मैं चाहती हूँ तुम मुझे देखो। संजय ने कांपते हाथ सीमा के चेहरे पर रख दिए। एक करंट सा था जो सीमा को महसूस हुआ। उसने फौरन अपना हाथ पीछे कर लिया। वो बोला, शायद तुम्हें बुरा लग रहा है, चलो छोड़ो। सीमा बोली, नहीं संजय, ऐसी बात नहीं है। सच कहूँ तो कभी किसी ने छुआ ही नहीं, इसीलिए अजीब सा लगा। और उसने संजय का हाथ पकड़कर अपने चेहरे पर रख दिया और फिर सारी गड़बड़ यहीं से शुरू हुई। संजय ने उसके माथे पर हाथ फेरा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखों तक ले आया। सीमा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे उसके चेहरे के हर नक्श पर वो अपना हाथ फेर रहा था, जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो। अपनी उंगलियों की हरकत से वो उसके चेहरे को ऐसे टटोल रहा था मानो कुछ तलाश कर रहा हो। सीमा की जान उस वक्त निकली जब उसने अपना अंगूठा उसके होठों पर रखा। वो घबराकर पीछे हट गई, जैसे किसी ख्यालों की दुनिया से अचानक बाहर आ गई हो। संजय भी 2-4 कदम पीछे हो गया। वो बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। सीमा का चेहरा ये सुनते ही शर्म से लाल हो गया था। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी लड़के ने उसके चेहरे को इस तरह से छुआ था। सीमा का वहां रुकना मुश्किल हो गया। वो बोली, संजय, मैं वापस जा रही हूँ।
ये कहकर उसने अपना पर्स उठाया और चली गई। लेकिन घर आकर भी संजय की उंगलियों का स्पर्श सीमा को अपने चेहरे पर महसूस हो रहा था। वो कुछ देर अपने कमरे में आकर लेट गई और अपनी आंखें बंद कर ली। सीमा अपने पापा की सबसे छोटी बेटी थी। उसकी बड़ी बहन और बड़ा भाई दोनों की शादी हो चुकी थी। बहन दुबई में रहती थी और भाई कनाडा में वहां नौकरी करता था। इस वजह से घर में वो अकेली अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अभी वो 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन बचपन से ही उसे पेंटिंग बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और उसी शौक को पूरा करने के लिए उसने शहर के एक इंस्टीट्यूट में दाखिला लिया था। उसे ये अंदाजा भी नहीं था कि इस शौक को पूरा करने के चक्कर में वो एक ऐसे लड़के की मोहब्बत में पड़ जाएगी जो आंखों से देख नहीं सकता। अगले ही दिन जब वो इंस्टीट्यूट पहुंची तो संजय सीधा ऊपर की मंजिल में चला गया। कई बार सीमा ने उसे आवाज देने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे बात नहीं करना चाहता। सीमा की क्लास शुरू हो चुकी थी और जब क्लास खत्म हुई तब भी संजय इंस्टीट्यूट से बाहर जा चुका था। वो कैफेटेरिया में बैठने के बजाय उसके पीछे पीछे चली गई। संजय तेज तेज कदम बढ़ाता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। सीमा लगातार उसके पीछे पीछे जाती रही और बार बार उसका नाम पुकार रही थी। संजय, संजय, वो संजय संजय कह रही थी, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिरकार जब सीमा उसके पास पहुंची तो उसने कहा, तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे? संजय रुका और धीमी आवाज में बोला, अब शायद तुम्हें मेरा छूना बुरा लगा है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे तुम्हें हाथ लगाना चाहिए था या नहीं। तुम पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मैं यही सोचता रहा कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो गई। इसलिए मैं शर्मिंदा हूँ और तुमसे बात करने में भी मुझे शर्म आ रही थी। संजय की ये बात सुनकर सीमा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। कम से कम अब तुम मेरा अक्स तो अपने मन में बुन ही सकते हो। संजय थोड़ा उदास होकर बोला, नहीं, अभी मैं उस हद तक नहीं पहुंचा हूं कि तुम्हारी कल्पना बना सकूं। और सच कहूं तो मैं तुम्हारे पहुंचना भी नहीं चाहता, क्योंकि मुझे डर है कहीं तुम्हें बुरा न लगे। सीमा उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे क्यों बुरा लगेगा? मैं तो तुम्हारे बारे में अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर संजय का चेहरा उतर गया। उसकी रंगत उड़ गई और उसने फौरन कहा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना। तुम्हारे पापा तुम्हें मुझसे दूर कर देंगे और मैं फिर बार बार अपने दिल को यूं घायल नहीं कर सकता। सीमा से बातें करते करते वो अपने घर तक पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। सीमा भी उसके पीछे अंदर आ गई। संजय बोला, तुम्हारे लिए मैं चाय बनाता हूँ। सीमा ने हाथ उठाकर मना कर दिया और कहा, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। मैं घर जल्दी जाना चाहती हूँ। संजय बोला, ठीक है, चली जाना, लेकिन तुम्हें पता है पूरा दिन मैं तुम्हारे साथ गुजरे हुए लम्हों को याद करके गुजार लेता हूँ। अच्छा, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। संजय ने सीमा का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले गया। वहां उसने देखा कि संजय मिट्टी से एक मूर्ति बना रहा था। सीमा वो मूर्ति देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो उसी की ही मूर्ति थी, लेकिन अभी अधूरी थी और ठीक तरह से बनी नहीं थी। संजय ने कहा, सीमा बताओ, ये कितनी हद तक तुम जैसी लग रही है? सीमा ने गौर से देखा और बोली, नहीं, ये कुछ अलग है, असली जैसी नहीं लग रही। संजय बोला, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे ठीक से छूने नहीं दिया था, इसीलिए अधूरी है। फिर उसने हाथों को हवा में लहराते हुए सीमा के चेहरे को ढूंढना चाहा और बोला, मैं ये मूर्ति बनाकर तुम्हें तोहफे के तौर पर देना चाहता हूँ। सीमा को ये सुनकर बहुत खुशी हुई। शायद दिल से यही उसकी ख्वाहिश थी। तभी उसने संजय का हाथ पकड़ा और अपने चेहरे पर रख दिया। संजय बोला, ऐसे नहीं, यहाँ आओ और सामने बेड पर बैठ जाओ। वहां पास की टेबल पर मैंने मिट्टी रखी हुई है जिससे मैं मूर्ति बना रहा हूँ। सीमा बेड पर जाकर बैठ गई। हालांकि उसका इरादा था कि जल्दी घर निकल जाएगी। उसे अकेले में संजय से मिलना इतना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वक्त के साथ सब बदल चुका था। संजय उसके चेहरे को अपने हाथों से टटोलने लगा। उसकी आंखों को, उसके गालों को अपने अंगूठे और उंगलियों से बड़ी नरमी और लगाव के साथ छू रहा था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे अंदर से
कुछ अलग सा एहसास हो रहा था, लेकिन वो संजय को मना भी नहीं कर पा रही थी क्योंकि वो उसकी मूर्ति बना रहा था। धीरे धीरे संजय ने उसके हाथों की हरकत उसकी गर्दन तक पहुंच गई और तब तक सीमा को जैसे मदहोशी सी छाने लगी। ये सब उसे अच्छा लग रहा था। संजय का हाथ गर्दन से नीचे की तरफ बढ़ने लगा और कुछ देर बाद सीमा रो रही थी और कमरे के अंदर बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। संजय शर्मिंदा सा सर झुकाए बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था कि उसने बड़ी गलती कर दी है। सीमा की आंखों से बहते हुए आंसू देखकर उसका दिल कांप उठा था। वह हकलाते हुए बोला, सीमा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन कसम से मेरा इरादा तुम्हें इस तरह तकलीफ देने का नहीं था। बस हालात ऐसे बन गए थे। सीमा किस पर इल्जाम लगाती, कसूर तो उसका भी था। संजय के हाथों की बेवजह की हरकतों पर वो खुद भी बहक गई थी। उसके बढ़ते कदमों को वो रोक नहीं पाई थी। उम्र भी कम थी, समझदारी नहीं थी, दिल और दिमाग पर काबू नहीं रख सकी। जब तक होश आया तब तक पानी सिर से ऊपर जा चुका था। उस समय तक मूर्ति काफी हद तक बन चुकी थी। हालांकि अभी भी वो अधूरी थी, लेकिन संजय अपना काम पूरा कर चुका था और सीमा वहां से जा चुकी थी। सीमा कई दिनों तक इंस्टीट्यूट नहीं गई क्योंकि तेज बुखार ने उसे पकड़ लिया था। वो कमजोर पड़ गई थी, लेकिन जब वो दोबारा इंस्टीट्यूट पहुंची तो उसे वहां संजय नजर नहीं आया। वो बेचैन हो गई, उसका दिल घबराने लगा। जब वो उसके घर पहुंची तो देखा कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, पता नहीं, ये लड़का किराए पर रहने आया था, लेकिन 2 दिन पहले ही घर खाली करके चला गया। किसी को नहीं पता कि वो कौन था और कहाँ गया। सीमा ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो अपना मानने लगी थी, वो इतनी आसानी से उसे छोड़कर जा सकता है। उसने इंस्टीट्यूट में भी पूछताछ की, लेकिन सबका यही कहना था कि वो कुछ महीने पहले ही ज्वाइन हुआ था। असल में वो कौन था, कहाँ से आया था, किसी को कुछ मालूम नहीं था। सीमा को ऐसा लगा मानो किसी ने उसके सिर पर जोर से चोट कर दी हो। वो सोच भी नहीं सकती थी कि वो भोला भाला सा दिखने वाला लड़का उसे इस तरह बर्बाद करके चला जाएगा। सीमा ने कई महीने उसी गम में गुजार दिए। संजय के दिए हुए जख्म ने उसके दिल में गहरी चोट कर दी थी, जो अब तक हरी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा। सीमा की पढ़ाई पूरी हो गई। वो पहले से ज्यादा गंभीर और समझदार हो चुकी थी। उसने समझ लिया था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो एक धोखा था और उसे अब संभल कर जीना है। इसी बीच उसके पापा के दोस्त ने उसके लिए रिश्ता भेजा तो सीमा डर गई। उसका दिल धक धक करने लगा। वो सोचने लगी, पता नहीं अब उसके साथ क्या होगा। लेकिन उसके माँ बाप ने रिश्ता मंजूर कर लिया और शादी की तैयारियां भी शुरू हो गईं। सीमा दिन रात रोकर भगवान से यही दुआ करती रही कि उसकी इज्जत बच जाए, उसके राज पर पर्दा पड़ जाए। शादी की रात जब वो सज धज कर अपने कमरे में बैठी तो उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं, हाथ पैर कांप रहे थे। जब नवीन कमरे में आया और उसके सामने बैठ गया तो उसने देखा कि सीमा बेहद डरी हुई है। नवीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अरे तुम्हें क्या हो गया है? मैं कोई भूत प्रेत थोड़ी हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा अपना हूँ, पहले तुम्हारा दोस्त भी रह चुका हूँ, तो फिर मुझसे इतना डर क्यों रही हो? नवीन और उसके पापा दूसरे शहर में रहते थे और वो खुद नौकरी की वजह से ज्यादातर दिल्ली में रहा करता था। शादी के बाद सीमा को भी दिल्ली ही जाना था। सीमा हकलाते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जाने क्यों अजीब सा डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। नवीन ने उसे दिलासा दिया और बोला, हाँ ऐसा होता है, कुछ रिश्ते जब शुरू होते हैं तो इंसान को अंदर से डर लगता है, घबराहट होती है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगा, तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। सीमा के मन में एक डर और भी था। उसे लगता था कि कहीं नवीन ये जान न ले कि वो अब चरित्रवान नहीं रही। लेकिन नवीन ने अपने रिश्ते की शुरुआत बहुत प्यार से की। उसने सीमा को भरोसा दिलाया। हालांकि सुबह जब वो उठा तो थोड़ा परेशान नजर आया। सीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों हैं? नवीन ने टालते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम तैयार हो जाओ। लेकिन उसके चेहरे पर हल्की खामोशी और बेचैनी साफ झलक रही थी। 2-4 दिन ऐसे ही गुजर गए,
लेकिन नवीन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा। सीमा ने गौर किया कि वो शादी की पहली रात के बाद उसके करीब नहीं आया, तो उसने हिम्मत करके पूछा, आखिर वजह क्या है? पहले तो नवीन ने टाल दिया, लेकिन जब सीमा ने जिद की तो उसने कहा, असल में बात कुछ और है। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, पर तुम इतना पूछ रही हो तो सुनो। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सफेद चादर पर दाग नहीं देखा। सब अजीब नजरों से देख रहे थे और सवाल कर रहे थे। ये सुनते ही सीमा का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी सांसें थम गई हों। लेकिन अगले ही पल नवीन ने उसे गले से लगा लिया और बोला, तुम फिक्र मत करो, मैंने सबको साफ कह दिया है कि औरत की पवित्रता का सबूत सिर्फ सफेद चादर से नहीं मिलता। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ और यही काफी है। कुछ दिनों बाद दोनों दिल्ली आ गए। सीमा की नंद उस समय 12वीं क्लास में थी। पहले दूरी की वजह से सीमा की नवीन की बहन से उतनी गहरी दोस्ती नहीं रही थी, लेकिन अब दोनों में बातें होने लगीं। उसी दौरान सीमा को पता चला कि हिना पेंटिंग सीखने के लिए इंस्टीट्यूट्स में जाती है। सीमा ने कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पहली बार उसके होश तब उड़े जब हिना ने बताया कि उसके इंस्टीट्यूट में एक ऐसा नौजवान आता है जो आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन फिर भी बड़ी ही निपुणता से वो मूर्तियां बनाता है। ये सुनकर सीमा का दिल तो धक्क से ही रह गया। उसे तुरंत संजय की याद आई, क्योंकि जिस तरह की बातें हिना बता रही थी वो बिल्कुल वही बातें थीं जो संजय से जुड़ी हुई थीं, और सीमा का दिल फिर से पुराने जख्मों को कुरेदने लगा। धीरे धीरे हिना ने सीमा को बताना शुरू किया कि उसे एक लड़का बहुत अच्छा लगता है। उसका दिल उसी में अटक गया है। वो हर वक्त उसके बारे में सोचती रहती है। जब सीमा ने उससे नाम पूछा कि आखिर वो कौन है, नाम क्या है, तो हिना ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा कि उसका नाम रजत है। उसने बताया कि उसका घर उनके इंस्टीट्यूट के पास ही है, इसलिए अक्सर उसकी नजर उस पर पड़ जाती है। ये सुनकर सीमा का चेहरा जैसे पीला पड़ गया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने तुरंत घबराकर पूछा, हिना, तुम कभी उसके घर तो नहीं गई हो? हिना ने बिना झिझक के कह दिया, हाँ भाभी, मैं उसके घर गई हूँ। 1-2 बार गई थी। उसने मुझे चाय भी पिलाई थी। आपको नहीं पता भाभी, वो बिल्कुल आम लड़कों जैसा नहीं है। उसमें एक अजीब सी गहराई है। उसके चेहरे में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे उसमें कोई अलग ही जादू है। उसके स्टैचू यानी बनाए हुए पुतले जिंदा इंसान जैसे लगते हैं, और वो खुद भी बहुत नेक दिल है। हमेशा कहता है कि रिश्ते टूटना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हर रिश्ते को संभालने की कोशिश करता है। हिना की बातें सुनकर सीमा अंदर तक हिल गई। उसे अपने पुराने जख्म याद आ गए। उसका दिल कांप उठा। उसने तुरंत हिना से कहा, तुम इस तरह के चक्कर में मत पड़ो, ये सब बस दिखावा है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हिना रजत की मोहब्बत में इतनी गहरी डूब चुकी थी कि उसके लिए पीछे हटना मुश्किल हो गया था। वह अक्सर उसकी बातों में खोई रहती थी, उसकी तारीफें करती थी और हर मुलाकात में उसके लिए और भी दीवानी हो जाती थी। एक दिन हिना ने सीमा को बताया कि रजत कह रहा था कि अगर मैं चाहूं तो वो मेरा भी स्टैचू बना सकता है, ऐसा पुतला जो बिल्कुल मेरी तरह लगेगा। सीमा का दिल और जोर से धड़कने लगा। उसे शक था कि कहीं हिना भी उसकी तरह किसी मुसीबत में ना फंस जाए। उसने तय कर लिया कि वो हिना के साथ जाएगी और खुद अपनी आंखों से देखेगी कि आखिर मामला क्या है। सीमा ने एक दुपट्टे को ओढ़ा और उससे अपने चेहरे को भी बहुत अच्छे तरीके से ढक लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। दोनों जब रजत के घर पहुंची तो दरवाजा आधा पहले से ही खुला हुआ था, और जैसे ही उन्होंने कदम अंदर रखा, सीमा की आंखें चौंधिया गईं, क्योंकि सामने वही संजय खड़ा था। सीमा को तो पहले से ही शक था, लेकिन उसे सामने देख उसका दिल बैठ गया। उसी वक्त रजत की आवाज आई, हिना, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी आया है? हिना ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेरी भाभी आई हैं। ये कहकर वो अंदर चली गई और सीमा को भी ले आई। हिना ने उत्साहित होकर कहा, देखा भाभी, कितना समझदार है। इसे अंदाजा हो गया कि मेरे साथ कोई और भी है। संजय ने दोनों को अपने ड्राइंग रूम में बैठाया और चाय लेकर आया। सीमा का हाल ऐसा था जैसे कि सांस लेना ही भूल गई हो। जैसे ही संजय ने चाय सामने रखी, सीमा ने अपना दुपट्टा चेहरे से हटाया। संजय की नजर उस पर पड़ी तो वो बुरी तरह से घबरा गया।
उसके हाथ कांप गए, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। सीमा ने उसी पल समझ लिया कि वो बिल्कुल अंधा नहीं है, बल्कि सबको बेवकूफ बनाने के लिए अंधा होने का नाटक कर रहा है। सीमा ने तुरंत हिना का हाथ पकड़ा और कहा, चलो अब काफी देर हो गई है। दोनों वापस घर आ गईं। घर पहुंचकर सीमा ने सारी सच्चाई हिना को बता दी। उसने कहा, ये लड़का झूठा है और अंधा होने का नाटक करता है। इसने मुझसे दोस्ती करके मेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं इसे पहचानने ही आई थी कि कहीं ये वही शख्स तो नहीं है। ये अपनी मीठी मीठी बातों और नकली मासूमियत से लड़कियों को इसी तरह से फंसाता है, उनकी हमदर्दी लेता है और फिर उनकी जिंदगियां तबाह कर देता है। ये सुनकर हिना की आंखों से आंसू बह निकले। वो फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भाभी, मैं तो उससे सच में मोहब्बत करने लगी थी। मैं तो सोचती थी कि वो दूसरों से अलग है, लेकिन मैं धोखा खा गई। सीमा ने उसे समझाया, यही इसका काम है, लड़कियों को फंसाना, उनके भरोसे को तोड़ना और फिर उन्हें बर्बाद करके भाग जाना। ये सब इसके धंधे का हिस्सा है। सीमा ने आखिरकार संजय को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने जब उसे 2-4 थप्पड़ मारे तो उसने हर गुनाह कबूल कर लिया। पता चला कि वो इसी चालाकी से लड़कियों की हमदर्दी हासिल करता और फिर उनका इस्तेमाल करके उन्हें छोड़ देता। सीमा ने हिना को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया। राज भी राज ही रह गया, लेकिन संजय को उसकी करतूतों की सजा जरूर मिली। इस घटना से हिना का दिल टूट गया, लेकिन उसने एक बड़ी सीख ले ली। औरतों को कभी भी किसी अजनबी पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए कि वो उसके मीठे शब्दों में अंधी होकर सब कुछ मान ले। हर किसी का चेहरा वैसा नहीं होता जैसा वो दिखाता है। संजय जैसे लोग भी इस दुनिया में मौजूद होते हैं जो मासूमियत का नकाब पहनकर औरतों की जिंदगियां बर्बाद कर देते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि औरत अपनी इज्जत और अपनी हिफाजत खुद करे, क्योंकि अगर एक बार इज्जत की चादर पर दाग लग जाए तो जिंदगी भर का डर और शर्मिंदगी औरत का पीछा नहीं छोड़ती। यही वजह है कि अपनी सुरक्षा इंसान को खुद करनी पड़ती है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन और सस्पेंस आधारित कहानी को प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें। साथ ही ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।